जो है सो उसको ये कर लीजिए। यहाँ पर जो आपका सेकेंडरी और जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीय, दूसरा। 2 मिनट थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर करने का कोशिश करते हैं हम। शेयर पीडीएफ। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है? पिक्चर? स्क्रीन पर नज़र आ रहा है? ठीक है। ओके, ओके। तो यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग पहला जो चीज़ देख रहे हैं सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है? तो सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक, ओके? और इसके साथ-साथ आपका जो बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि ज़िंदा हो, कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि ज़िंदा हो। यानी कि इसमें जो हम लोग सीवेज का जो ट्रीटमेंट करेंगे, सीवेज किसको बोले थे? सीवेज बोला गया था कि जो भी चीज़ आपका घर से निकलने वाला जो गंदा पानी है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में हमने आपको बोला कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। इसके साथ-साथ अगर 0.1% भी सीवेज में अगर इम्प्यूरिटीज़ आ जाए, 0.1% भी अगर सीवेज में इम्प्यूरिटीज़ आ जाती है, तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता है। तो जो सीवेज जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हम लोग देखे थे? प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखे थे कि उसमें जो कुछ भी ऐसी इम्प्यूरिटीज़ जो नज़र आता था, फिजिकल इम्प्यूरिटी जैसे पॉलीथीन का बैग है, पेपर है, कपड़ा कपड़ा है या बहुत सारा ऐसा चीज़ है या सैंड है, तो उसको मेश लगा करके, जाली लगा करके उससे पास आउट कराया गया था और उसमें जो कुछ भी चीज़ था उस पानी के साथ बहता हुआ, सिंपल सा बात समझिए कि उस गंदा पानी के साथ बहता हुआ जो कुछ भी चीज़ था, इसमें उसको छान लिया जाता था एक तरीके से। छानने के बाद में हम लोग थोड़ा-सा सेडिमेंटेशन टेक्निक भी किए थे, जिसके द्वारा बहुत सारा चीज़ उसमें बैठ जाता था। अब जब पानी ऐसा पानी हमको मिला, है वो इम्प्योर इम्प्योर वाटर यानी कि है वो सीवेज वाला पानी ही, लेकिन कुछ ऐसे वाटर हैं वो, ऐसे पानी थे, जिसमें कि अब हम उसको फिर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के पैथोजन, खास तरह के कुछ माइक्रोब्स जो हमारे लिए हानिकारक हैं, वो सब उसमें घुले हुए हैं। तो सीवेज का जो अब जो ट्रीटमेंट होगा, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट वो आपको क्या किया जाता है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो हमको प्राप्त हुआ जो सीवेज, प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो सीवेज पहला लाइन बोल रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा जो आपको सीवेज वाटर मिला है,
उसको लाया जाता है किसके कॉन्टैक्ट में? ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में और ऑक्सीजन के साथ-साथ उसी ऑक्सीजन वाला जो चैम्बर है, जिसमें ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, यानी कि भरपूर मात्रा हुआ है, उसके साथ-साथ उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ योर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज़िंदा रहते हैं और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन या अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए उनको चाहिए क्या चीज़? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रहता है, उसको हम कहते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज़िंदा नहीं रहते हैं, उनको ऑक्सीजन का एब्सेंस चाहिए या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ज़िंदा रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? एरोबिक, एरोबिक का स्पेलिंग AEROBIC, हाँ, एरोबिक, ठीक है? ये हुआ। अ एरोबिक, ठीक है? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वैसे माइक्रो में ज़िंदा होते हैं, उनको हम कहते हैं एरोबिक और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ज़िंदा होते हैं, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक, ठीक? तो अब क्या हुआ? तो वह उस सीवेज को जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो हमको सीवेज वाटर मिला, उसको हम लेके आए ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में और उसके साथ-साथ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? तो अब बताया गया कि उस सीवेज वाटर में जो छाना हुआ प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो प्राप्त सीवेज वाटर है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर है। ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? उसमें मौजूद उस ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देता है कुछ ऐसे मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और आपका H2O, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्शन के कारण क्या हो जाता है कि यह जो है सो आपका हार्मलेस है। हम लोगों को ना कार्बन डाइऑक्साइड उतना नुकसान पहुँचाता है और ना ही वाटर। तो यह कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक मैटर को यह तोड़ता है और तोड़ करके यह कन्वर्ट करता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। इसमें बेसिकली 2 तरह का काम किया जाता है। जो सेकेंडरी या बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है, इसमें 2 प्रकार के काम किए जाते हैं। पहला है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड और दूसरा है एक्टिवेटेड स्लज मेथड। पहला है एक्टिवेटेड ये ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड यहाँ पर और दूसरा है आपका एक्टिवेटेड स्लज मेथड। तो ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड में क्या किया? फिल्टर, फिल्टर का मतलब छानना। फिल्टर मेथड इस केस में जो सीवेज वाटर है उसको पास किया जाता है एक ऐसे एरिया से जो मतलब एक नाला बनाया हुआ है और नाला बना करके उसको उस नाला से पास कराया जाता है और उस नाला में क्या होता है कि बहुत मोटे-मोटे पत्थर होते हैं। तो पत्थर छोटे-छोटे होते हैं, छोटे-छोटे ग्रेवल स्टोन होते हैं। ग्रेवल एक तरह का पत्थर है, वो स्टोन उस पर बिछा हुआ रहता है और उससे होकर के उस पानी को पास कराया जाता है। ये इसलिए कराया जाता है कि बैक्टीरिया जो है सो उसमें उस देखिए जो उधर से जो पानी जो पास करेगा, तो उसमें मौजूद बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर जो कुछ भी है वो उस पत्थर में बैठ जाएँगे। पत्थर के बीच में जो स्पेस है, उसमें बैठ जाएँगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उस पत्थर के जो उस स्टोन के बीच में स्पेस में जो बचेंगे या बैठ जाएँगे, उसको वो यूज़ कर सकता है। वो ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा ये बैक्टीरिया यूज़ कर सकता है। आफ्टर दैट आपका जो एक्टिवेटेड स्लज मेथड है, इसमें क्या होता है कि जो सीवेज वाटर है इसको पंप किया जाता है एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है। तो ऐसा टैंक एरेशन का मतलब हुआ जहाँ हवा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो। तो एक ऐसा टैंक में इसको भेजा जाता है, पंप किया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एयर मौजूद है एरेशन टैंक में और ये एरेशन टैंक में एक खास प्रकार के चीज़ होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं, स्लज। स्लज का मतलब हुआ कि ये जो है आपका एक्टिवेटेड स्लज मेथड, ये हुआ एक्टिवेटेड स्लज मेथड। एक्टिवेटेड स्लज मेथड में इसमें एक खास तरह के स्लज होते हैं। ये स्लज को हम लोग स्लज होता है 2 तरह का चीज़ का कंपोज़िशन। एक कंपोज़िशन है आपका बैक्टीरिया और दूसरा कंपोज़िशन है एल्गी।
तो बैक्टीरिया और एल्गी को मिला करके एक कीचड़नुमा चीज़ होता है। सिंपल सा बात, स्लज का मतलब हुआ कीचड़, कीचड़नुमा चीज़ होता है। इस कीचड़ में आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया और एल्गी वहाँ पर मौजूद होते हैं। देन एरेशन टैंक में बैक्टीरिया को क्या मिला? ऑक्सीजन मिला, प्लस खाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर मिला जिसको वो डिकम्पोज़ कर रहा है। तो एरेशन टैंक में जो बैक्टीरिया हैं, वो काफ़ी तेज़ी से आपको ग्रो करते हैं। काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने का मतलब हुआ आप काफ़ी तेज़ी से वो मल्टीप्लाई करते हैं और वो फंगल फिलामेंट के साथ में मिल करके एक बहुत ही ज़्यादा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फंगल फिलामेंट, ये दोनों मिल करके एक आप लोग अगर किसी ऐसे तालाब को जानते हो जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा मोटा-मोटा धागा के जैसा चीज़ उसके पानी के अंदर मौजूद है। तो ये यही चीज़ होता है, बैक्टीरिया और फंगस का फिलामेंट जब आपस में मिलते हैं, तो उसको ऐसे देहाती भाषा में नीर कहते हैं या लीर कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वो बनता है और इस चीज़ को बायोलॉजी में हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है? तो फ्लक्स का निर्माण कर देते हैं। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसको बैक्टीरिया में यह क्षमता होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज़ कर सकता है। उसमें वो उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में बहुत ही मदद करता है। जबकि एल्गी क्या करता है? एल्गी का काम है कि वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है अपने डिकम्पोज़र के लिए। यानी कि बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है, तोड़ करके कुछ उसमें से एल्गी को भी प्रोवाइड करता है और एल्गी जो है सो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कैसे एल्गी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? उसके पास ऑक्सीजन का खान है क्या? जी नहीं। एल्गी वो चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस अगर करेगा तो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के का करता है वो, चूँकि ऑटोट्रॉफ है, तो ऑटोट्रॉफ है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या निकालेगा? कौन-सा गैस? ऑक्सीजन गैस निकालेगा। तो वो ऑक्सीजन इस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। तो एरेशन जो टैंक है उसमें केवल एल्गी को डाल देने से बाहर से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस कारण से इसमें एल्गी मिलाया जाता है, क्लियर? चलिए, जो बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, जो बैक्टीरिया इस ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जो बैक्टीरिया आपको जो यूज़ किए जाते हैं, ये बैक्टीरिया बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है एक, दूसरा है क्लोस्ट्रिडियम और तीसरा है स्यूडोमोनास, है? एक बैक्टीरिया है, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोकोकस, है ना? दैट इज़ द बैक्टीरिया, माइक्रोकोकस। तो जो बैक्टीरिया इसमें यूज़ किए जाते हैं कोलीफॉर्म, क्लोस्ट्रिडियम, स्यूडोमोनास और माइक्रोकोकस। यहाँ एक बात हम बता देते हैं कि जो कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है, ये आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटा में, ठीक है? जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है, उसमें यह कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है और देखा गया है कि गंगा नदी में यही बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। ओके, देन है अब एक तीसरा ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, एडवांस और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। एडवांस और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि इसके द्वारा हम लोग एडवांस और वेस्ट मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट या इसको हम लोग टर्शियरी ट्रीटमेंट कहते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि कुछ खास तरह का जो भी माइक्रो ये ऑर्गेनिक मैटर था, इसको तो यह बैक्टीरिया के द्वारा तोड़ दिया गया। लेकिन कुछ खास तरह के सॉल्ट जैसे कि नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, इसको प्रेसिपिटेशन टेक्निक के द्वारा हटाया जाता है। अब आ गया बात कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन को समझिए ध्यान से, यह तो केमिकल टर्म है, इसको अगर केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछिएगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया से आपको समझा देंगे। लेकिन हम जो आपको बतावें, तो हमारे अगर इसको कहते हैं मुरकटिया भाषा में थोड़ा-सा समझाने के लिए, तो हम उस हिसाब से आपको समझाते हैं। जो समुद्र से जो नमक जो मिलता है, तो समुद्र से नमक किस प्रकार से मिलता है? समुद्र से नमक को लेने के लिए क्या किया जाता है, तो समुद्र का पानी को उठा कर के लाया जाता है और एक बहुत बड़े गड्ढा बना कर के और उसमें डाल दिया जाता है। अब सनलाइट हुआ, तो सनलाइट के कारण क्या होगा? इवेन का प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन के प्रोसेस से जितना भी पानी है, प्योर वाटर उसमें से निकल जाएगा। रेस्ट जो बच गई जो इम्प्यूरिटीज़, वही ना इम्प्यूरिटीज़ के रूप में उसमें सॉल्ट भी मौजूद है, तो उस सॉल्ट को हटाया जाता है। तो यहाँ भी प्रेसिपिटेशन टेक्निक के द्वारा इसी प्रकार से किया जाता है कि एक रिएक्शन टाइप का होता है और इसमें से इस सॉल्ट को रिमूव कर लिया जाता है और पानी को अलग कर लिया जाता है।
एक बहुत सुंदर चीज़ है आप लोगों का कि रिलेशनशिप बिटवीन बीओडी, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। बीओडी क्या है? ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या है? और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है? तो देखो, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर लिख दिए हैं, सॉरी बायोलॉजिकल बोल रहे हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ, बीडी बीओडी इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेस्ट वाटर में जितना भी पॉल्यूटेंट होगा, किस टाइप का पॉल्यूटेंट? ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। जो पॉल्यूटेंट अगर ज्यादा होगा तो उस वेस्ट वाटर में या उस वाटर में जो भी इम्प्योर वाटर है जिसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो वहां पर ऑक्सीजन का डिमांड भी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, किसी भी तरह के केमिकल एक्शन को करने के लिए, केमिकल एक्शन ना कहें, इसको हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। किसी भी तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है किस चीज का? ऑक्सीजन का। अगर किसी वाटर में भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसको अगर डिकम्पोज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से वहां भी मेटाबॉलिक एक्शन होगा। तो मेटाबॉलिक एक्शन को करने के लिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? जो उस पानी में ऑक्सीजन मौजूद है उसी का वो यूटिलाइज करेगा। तो मेटाबॉलिज्म को करने के लिए जो वाटर से जो ऑक्सीजन लिया जाता है, किसके लिए? ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। तो इस कारण से वो हो गया आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके साथ-साथ अगर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होगा तो ज़्यादा होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कम होगा तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। अब अगर बीओडी, वेस्ट वाटर में बीओडी काफ़ी ज़्यादा है, बीओडी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर में ज़्यादा मात्रा में है, और अगर ज़्यादा मात्रा में है इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें पॉल्यूशन पोटेंशियल यानी कि उसका पॉल्यूटेड होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक? अब देखिए, जो वेस्ट वाटर होता है उसमें पहले ही बोला गया है कि इसमें हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा होगा। क्यों ब ज़्यादा होगा? इस कारण से ज़्यादा होगा कि माइक्रोब्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसको तोड़ने के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का खपत अगर वो करने लगेगा उस वाटर से, तो क्या हो जाएगा? जो पानी में जो घुला हुआ जो ऑक्सीजन है, उस वाटर में जो ऑक्सीजन जो घुला हुआ है, वो ऑक्सीजन क्या होगा? धीरे-धीरे कम हो जाएगा। इसका एक बहुत ही खराब परिणाम ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा अगर शार्प डिक्लाइन हो, काफ़ी तेज़ी से अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन घट जाएगा वाटर में, तो यह क्या करेगा कि उसमें मौजूद जो मछली है या दूसरे तरह के जो एक्वेटिक जीव हैं, वो क्या ज़िंदा रह पाएँगे? बिल्कुल नहीं ज़िंदा रह पाएँगे, तो वो आपको मर जाएँगे। हुँ? देन यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ देश में 2 प्रमुख नदी है। जो 2 प्रमुख नदी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इसमें से एक जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित न नदी है, उसको हम लोग बोलते हैं यमुना, और एक दूसरा नदी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, दैट इज़ कॉल्ड आपका यमुना, सॉरी गंगा। तो गंगा और यमुना ये दोनों होली रिवर भी है। थोड़ा-सा हम लोगों के लिए जो हिंदू धर्म को में जो विश्वास करते हैं, तो हिंदुओं के लिए गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। तो यमुना और गंगा ये दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित नदी है हमारे देश की। एक तरीके से यह भी समझ लो गंगा और यमुना एक तरीके से लाइफ़लाइन भी है हमारे देश का। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ इस प्रकार की हुई, जिसके कारण यह दोनों के दोनों नदी आपको प्रदूषित हो गई, पॉल्यूटेड हो गई। तो इसी को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2 तरीके का प्लान लाया गया। एक यमुना के लिए यमुना एक्शन प्लान और गंगा के लिए गंगा एक्शन प्लान। एग्ज़ाम में यह दोनों में से कोई एक प्लान ही पूछेगा, दोनों प्लान नहीं पूछेगा। या तो तुमको गंगा एक्शन प्लान पूछेगा या यमुना एक्शन प्लान पूछेगा। ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट में जो है सो आपको के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट ही लिखना है। बाद बाकी इसके साथ कुछ नहीं लिखना है। तो छोटा-छोटा ही है, बहुत बड़ा है भी नहीं। तो पहला जो चीज़ जो था, यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान को चलाया गया। और ये जो यमुना एक्शन प्लान है, इसमें आप हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो देश की राजधानी है, नई दिल्ली, वो
किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। तो लगभग दिल्ली का जो कचरा है या गंदा पानी, दिल्ली का लगभग 40% जो गंदा पानी है, वो यमुना में बहाई जाती है और इसको किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट के बिना, ऊपर में जो पढ़े प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट जो पानी को साफ करने के लिए किया जाता है, वो किसी तरीके का बिना ट्रीटमेंट किए हुए जो भी दिल्ली का सीवेज है, 40% के लगभग वो इसमें बहा दिया जाता है। और कैसे जानते हैं कि यह सीवेज सीवेज कंटामिनेशन में क्या चीज़ पाया जाएगा? कॉलीफॉर्म। अभी बोले इससे ऑब्जेक्टिव रहता है, इस बैक्टीरिया को याद रखना, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। और ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा में मिलता है। इसको नदी से मतलब नहीं है, लेकिन देखा गया है कि ये सीवेज में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यह बैक्टीरिया मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीवेज के साथ ज़्यादा मात्रा में ह्यूमन एक्सक्रीटा को भी पानी में बहा दिया जाता है। क्लियर? अब यमुना एक्शन प्लान में कुछ खास तरीके का काम किया गया। सबसे पहले क्या किया गया कि चा 14 को 14 14 यहाँ लिखा हुआ है 14, है ना? तो 14 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आपको बनाया गया दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर, जहाँ से वो यमुना नदी में पानी डिस्चार्ज होता है, उसी जगह पर 14 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाया गया, ये अलग-अलग दिल्ली में। इसके साथ-साथ एक चीज़ और अरेंजमेंट किया गया है कि यमुना नदी के तट पर ही एक शुगर एंड डिस्टिलरी यूनिट है, पानीपत, जिसका नाम है पानीपत कोऑपरेटिव शुगर एंड डिस्टिलरी यूनिट। ये चीनी का फैक्ट्री है, प्लस इसके साथ-साथ इसमें विभिन्न प्रकार के कुछ केमिकल भी बनते हैं। तो ये जो केमिकल है और चीनी का जो फैक्ट्री है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको गंदा पानी को यमुना नदी में छोड़ता है। तो ये अरेंजमेंट किया गया कि जो पानीपत कोऑपरेटिव शुगर एंड डिस्टिलरी यूनिट से जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है, उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट किया जाए। देन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हाँ, इसके साथ-साथ यह इंश्योर किया गया कि जो आगे जो पानीपत रिफाइनरी जो बन रहा था, पानीपत रिफाइनरी, रिफाइनरी का मतलब होता है तेल शोधक, जो बाहर के देशों से जो क्रूड ऑयल आता है, पेट्रोल, डीज़ल, उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर साफ़ किया जाता है। तो जो साफ़ करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो एक पानीपत रिफाइनरी जो है, उसको भी जो वहाँ पर बनने वाला था, उसमें भी ये चीज़ को इंश्योर किया जाए कि वो जो कुछ भी इफ्लुएंट को निकाले, जो कुछ भी कपड़ा क कचरा को वो निकाले, वो कचरा वाले पानी को इतना साफ़ कर दिया जाए कि वो पानी को यमुना नदी में छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, उस पानी को इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए यूज़ किया जाए। देन है आपका गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान में आपको क्या है कि जो गंगा नदी अभी बताए कि हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र नदी है और यह धार्मिक आस्था का चीज़ है, तो लोग धार्मिक आस्था का तो जो बेनिफिट उठाते हैं, वो तो उठाते ही हैं। साथ-साथ कुछ ऐसे भी काम को हो जाते हैं जिसके कारण यह प्रदूषित हो गई है। एक चीज़ अभी जस्ट कुछ दिनों पहले की बात है जो आप लोग पढ़े हैं या सुने हैं या टीवी में देखे हैं कि बक्सर जो गंगा नदी वहाँ से होकर के क्रॉस करती है और यूपी के लगभग वो नज़दीक है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेड बॉडी प्राप्त हुआ है। जो लोग बहता हुआ लाश वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बरामद किया गया है। तो जो देखा गया है कि जो 3 तरह का मेन सोर्स है, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन जो गंगा नदी का है या गंगा जो प्रदूषित हो रही है 3 तरह के बायोलॉजिकल पॉल्यूशन के कारण। पहला है आपका अर्बन लिक्विड या सॉलिड वेस्ट, जो शहरी इलाकों से जो गंदा पानी है या जो सॉलिड वेस्ट है, उसको नदी में बहा दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत तुम तो यह भी जान लो कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रतिमा का, मूर्ति का विसर्जन वहीं करना है या कुछ भी अगर घर में पूजा-पाठ हुआ तो फूल, माला, अक्षत जो कुछ भी बच गया उसको उसी नदी में प्रवाहित करना है, तो बहुत तरह का चीज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं। इसके साथ-साथ डेड बॉडी, चाहे वो एनिमल का मरा हुआ शरीर है या फिर ह्यूमन बॉडी, जो कुछ भी उसमें बहते रहता है और इसके साथ-साथ बहुत जगह गाँव से अगर वो नदी क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पर कैटल को साफ-सुथरा नहाया जाता है, स्नान करवाया जाता है, तो जो भी मवेशी हैं हमारे, उनको भी यहाँ पर साफ-सफाई के लिए, स्नान करवाने के लिए गंगा नदी ही है। इसके साथ-साथ एक और चीज़ है, गंगा बहुत बड़ी नदी है
और विभिन्न स्टेट से होकर के बहती है, तो यह लगभग इसमें देखा गया है कि 132 प्रकार के 132 मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज आपको मौजूद है गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के तट पर आपको 132 मीडियम या लार्ज इंडस्ट्रीज मौजूद है। सबसे ज़्यादा जो बृहत इंडस्ट्रीज है वो है यूपी में, और यूपी में भी किस जगह? यूपी में भी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज गंगा नदी के तट पर मौजूद है वो है कानपुर के इलाकों में। तो और कानपुर में सबसे ज़्यादा गंगा ये है, पॉल्यूटेड है। तो 88 है, 86 है उत्तर प्रदेश, 3 है बिहार और 43 है आपको वेस्ट बंगाल में बड़े या मध्यम आकार के ये इंडस्ट्री। तो बिहार में एक इंडस्ट्री तो तुम लोग वहाँ भी देख सकते हो, बरौनी में है, तेल शोधक कारखाना, ठीक है? इसके साथ-साथ जो गंगा वाटर के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, गंगा का जो पानी है, उसमें जो पॉल्यूशन का लेवल है, उसको कंट्रोल करने के लिए गंगा प्रोजेक्ट लाया गया। ये किसके द्वारा लाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा ये लाया गया। हाँ, और इसके साथ-साथ इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया कि इस प्रोजेक्ट में यह चीज़ को शामिल किया गया कि कम से कम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है इन 27 शहरों में, उन 27 शहरों में जहाँ से गंगा नदी होकर के बहती है और जहाँ पर जो शहरों में सबसे ज़्यादा गंगा पॉल्यूटेड है, वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जाए गंगा के नदी पर, ताकि 1000 मिलियन लीटर जो कचरा पानी जो उस नदी में बहाया जाता है इन 27 शहरों में प्रत्येक दिन 1000 मिलियन लीटर जो कचरा पानी जो सीवेज वाटर को बहाया जाता है उसको ट्रीटमेंट किया जाए इस नदी में छोड़ने से पहले। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, इस लाइन को देखिएगा ध्यान से कि जनवरी 1998 में एक बहुत बड़े पर्यावरणविद जो एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं और इनको मैग्सेसे अवार्ड का मिला था। मैग्सेसे अवार्ड जो है बाबू, ये एशिया का नोबेल प्राइज़ इसको कहा जाता है। वर्ल्ड का तो जो जो नोबेल प्राइज़ है वो तो है ही, लेकिन एशिया का नोबेल प्राइज़ के नाम से जाना जाता है मैग्सेसे अवार्ड। ये मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला था एमएससी मेहता। इन्होंने कहा था कि गैप का मतलब हुआ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जो है सो वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स मतलब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि इसमें किसी तरीके का कोई पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इस प्रोग्राम में नहीं है शामिल। इसमें किसी तरीके का कोई पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट जो क्लास है वो आपका ऑब्जेक्टिव से शुरू होगा, ठीक है? चलिए। ये बताओ कि ये जो स्क्रीन शेयर था ये ठीक था या ऐसे ही हम ही आकर के बकर-बकर कर दें? नहीं सर। स्क्रीन शेयर ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चलो तो स्क्रीन शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है? ओके, अगला जो क्लास है वो आपका ऑब्जेक्टिव का है। चलो बोलो, कोई दिक्कत है इस क्लास में? ए बुआ, टाइम के लिए जो है सो हम इससे पूछते हैं, आज तो गोपालो नहीं है, वो नहीं है, विकासो नहीं है, हाँ गोपाल। ठीक है, हम पूछ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम बताते हैं। अरे थोड़ा-सा मनी से पैसा लेके भेजना दो हमको। शशि रंजन। मनी, अरे अभी ये बोला है। अभी ये बोला है। इसीलिए तो सब सुना है सब बच्चा। मनी, मनीत, बोल दो शशि रंजन को। अरे बोल दो शशि रंजन को। बोल दिया है शशि रंजन? अच्छा ठीक है, हम फ़ोन से बतिया लेते हैं। चलो इधर इधर कोई प्रॉब्लम है? क्लास में कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को? चलिए, ठीक है। अब जो टाइम का जो बात है, टाइम हम देखते हैं, ना होगा तो अब बच्चा सबसे पूछते हैं, तो उसके बाद में ही थोड़ा-सा ग्रुप पर ही डिस्कशन काहे नहीं कर लेते हो भाई, जिसको जो प्रॉब्लम है, ग्रुप पर डिस्कशन कर लीजिए और उसके बाद में जो है सो
फिर जैसा जो होगा वो किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर तुमको आंसर नहीं दिखाता है? ओ, तो आंसर भेज दे, शो करने का मतलब हुआ? यस सर। ठीक है, भेज देंगे। ठीक है, भेज देंगे। ओके, चलिए, और कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, ठीक है, भेज देते हैं। जैसे पिछले बार भेजे थे ना, उसी प्रकार से हाइलाइट करके भेज देते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके, ओके, थैंक यू। एंड।